हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो मेरे चैनल पर नए आए हैं और अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम मालती जोशी जी द्वारा लिखित उपन्यास गोपनीय सुन रहे हैं। पिछले भाग में हमने सुना था कि अनुपमा अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश थी। अचानक उसे अपनी माँ का तार मिलता है जो उसे 10 साल पहले उसकी ज़िंदगी में जो घटित हुआ था उसे सोचने पर मजबूर कर देता है। तो आइए सुनते हैं आगे क्या हुआ। ताऊ जी एक ट्रक लदवा रहे थे। नया सोफ़ा सेट, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, पलंग। हे भगवान, इतनी भी क्या जल्दी थी? सामान 2-4 दिन बाद भी तो लौट सकता था, और लौटाना ऐसा ज़रूरी भी तो नहीं था। ताऊ जी ने क्या तय कर लिया था कि अब दीदी की शादी कभी नहीं होगी? सब लोग आकर बैठ गए तो निखिल ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। ताऊ जी ने मुड़कर देखा और रुकने का इशारा किया। वे खिड़की के पास आकर खड़े हो गए और बोले, बहू, बहुत जल्दी में सब कुछ तय हुआ है। गोविंद शायद ठीक से तैयारी कर नहीं पाया होगा, इसलिए सामान भेज रहा हूँ। तुम कोई दुर्भावना मन में न लाना। अनु भी मेरी ही बेटी है। और इससे पहले कि हम कुछ समझते, कुछ कहें, गाड़ी चल पड़ी थी। सिर पर क्षण भर को जो रखा हुआ उनका थरथराता हाथ, चश्मे के भीतर से झांकती हुई उनकी डबडबाई आंखें सारे रास्ते भर मेरा पीछा करती रही और मैं पत्थर बनी बैठी रही। गाड़ी घर के पिछवाड़े आकर रुकी। शायद वैसे ही निर्देश रहे होंगे। फिर भी कई जोड़ी तमाशबीन आंखें आसपास की खिड़ियों पर नत्थी हो गई थी। सब लोग चुपचाप उतर गए। मैं उतरने लगी तो निखिल ने कहा, अनु दीदी। इतनी देर बाद यह पहला शब्द उसके मुंह से फूटा था। मैंने प्रश्नार्थक दृष्टि से उसकी ओर देखा। स्टीयरिंग पर सिर टिकाए हुए पता नहीं कहाँ देख रहा था। उसी तरह बैठे हुए उसने कहा, दीदी, अब तक तो यही सुना था कि लड़कियां गूंगी गाय की तरह होती हैं, जिसके साथ बांध दो चली जाती हैं। यह पहली बार देख रहा हूँ कि लड़के भी बुद्धू बैल की तरह हर किसी खूंटे से बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा दिलेर पति पाने के लिए तुम्हें बधाई देता हूँ। किसी तरह अपनी रुलाई रोककर मैं नीचे उतर आई और उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी की घरघराहट से ऊपर उठकर उसकी दूसरी बात चाबुक की तरह हमारे कलेजे को तिलमिला गई। जाते जाते उसने कहा था, चाची, अनु ने मुझे राखी बांधी है, सिर्फ इसलिए चुप हूँ, नहीं तो आज तुम्हारे दरवाजे खून खराबा होकर रहता। माँ और मैं किसी तरह एक दूसरे को सहारा देती गिरती पड़ती भीतर पहुँची। घर का नज़ारा भी बदला हुआ था। कल जो औरतें दीदी के यहाँ ढोलक कूट रही थी, आज यहाँ विराजमान थी और संयोग की महता पर लेक्चर झाड़ रही थी। दादी बड़े उल्लास से भीतर बाहर डोल रही थी। उन्हें देखते ही माँ का शरीर गुस्से से कांपने लगा। माँ हमेशा एक विनयशील बहू की भूमिका निभाती रही थी। 5-5 कन्याओं को जन्म देने का अपराध बोध उन्हें और भी दब्बू बना गया था। पर आज उनकी आंखों पर जैसे खून उतर आया। उसी समय बाबू किसी काम से उधर आ निकले थे और माँ फट पड़ी। अपने ही भाई की पीठ में छुरा भोंकते शर्म नहीं आई? इतने नीचे उतर आए हैं आप? हमने किसी की पीठ पे छुरा नहीं भोंका, बाबू ने लापरवाही से कहा। जब वह शादी टूट गई तभी हमने बात उठाई है। तो दुनिया में और लड़के नहीं थे? यही घर मिला था तुम्हें मुंह मारने के लिए? देख बहू, उल्टा सीधा बकने की जरूरत नहीं है। 5-5 राक्षसियाँ रख दी हैं उसकी छाती पर तुमने मूंग दलने के लिए। सबके लिए दान दहेज कहाँ से लाएगा? क्या चोरी करेगा? और यह चोरी नहीं तो क्या है? पूरा ट्रक भरकर दान दहेज भेजा है उस देवता ने। रख लो सहेज कर। और अब बिरादरी में जब भी कोई शादी हो, अपने जासूस लेकर पहुंच जाना। अभी तो 4 और बैठी हैं, ऐसे ही पार लगाना उन्हें। लोग तो शायद अब हमारे यहाँ निमंत्रण देते भी डरने लगेंगे।
कहते कहते माँ कांपने लगी और बेहोश होकर गिर पड़ी। मेरी विदा के समय तक वे उसी तरह अचेत पड़ी रही। ससुराल जाते समय माँ से लिपट कर रोने का सुख भी मुझे नहीं मिल सका। अब सोचती हूँ मैं इतनी जड़ क्यों हो गई थी उस दिन। क्यों नहीं चीख कर मना कर दिया। घर से भाग क्यों नहीं गई मैं। दादी और बाबू पीछे हटने वाले नहीं थे। मैं भाग जाती तो वे निम्मी को आगे कर देते। भगवान की दया से 5 थी हम, पर कम से कम मेरे सिर तो यह पाप नहीं लगता। क्या वह सिर्फ वह ही था जिसने मेरे पांव बांध दिए थे, या मोह था डॉक्टर पति पाने का, बड़े घर की बहू बनने का, जीवन भर भोगी हुई दरिद्रता का मूल्य चुकाने का। बड़ा घर, हाँ सचमुच ही बड़ा घर था वह। उस वैभव से चकाचौंध होने वाली थी। कई ऐसी वस्तुएं थी जो मैंने सिर्फ ताऊजी के घर देख रखी थी। कई ऐसी चीज़ें भी थीं जो अभी कस्बे वाली उस कोठी में नहीं पहुंच पाई थी। उन्हें देखकर आश्चर्य से भर उठती थी, पर यूँ आश्चर्य से भर उठना भी फुहड़पन की श्रेणी में आता था, यह मैंने जल्दी ही जान लिया। जो नहीं जान पाई उसे माँ जी ने समझा दिया। वे सचमुच ममता की मूर्ति थी। उन्होंने या घर के किसी सदस्य ने मुझे कभी यह आभास नहीं होने दिया कि मैं केवल संयोगवश उस घर में आ गई हूँ। मेरी हर कमी को बड़ी चतुराई से ढका जाता था। पहली बार की विदा में जब लौट कर आई थी तो माँ का दिया ढेर सामान मैंने माँ जी को सौंप दिया। माँ जी ने चुपचाप सब कुछ रख लिया। शाम को देखा कि माँ जी सबके बीच में बैठकर कपड़े बांट रही है। नंदों को साड़ियाँ, देवरों को शर्ट पीस, नौकरानी को सूती धोती, इनको सूट पीस और अंगूठी। माँ जी के लिए जो साड़ी आई थी वह कहीं नज़र नहीं आ रही थी। उसकी जगह एक भारी सी कामदार साड़ी चमक रही थी। स्टील के बड़े बड़े थाल मिठाई और फलों से भरे अलग रखे हुए थे। इतना रोना आया मुझे। शादी के वक्त तो सब कुछ ताऊ जी ने जुटा दिया। इस बार जो आया बाबू की जेब से खर्च हुआ था। उसके लिए 2 दिन घर में खूब कलह हुई थी। आखिर माँ ने ही झल्लाकर कहा था, तो लड़की के लिए इतना बड़ा घर किस बलबूते पर देखा था। अब क्या हेठी कराओगे उसकी वहाँ। तब कहीं ढंग का कुछ आ पाया था। वह सब लाते हुए मुझे इतना संकोच हो रहा था। जान गई थी कि इस खर्च के कारण अब सुषमा का स्वेटर नहीं बन सकेगा। निम्मो को अपनी चप्पल 2 महीने और चलानी पड़ेगी। विद्धोत्तमा और तिल्लोत्तमा को पुराने यूनिफॉर्म में ही स्कूल जाना होगा। यह सब सोच सोचकर इतना दुख हो रहा था। उसके बाद पीहर जाने का उत्साह ही जैसे नहीं रहा। सौरभ के जन्म के बाद माँ का बहुत करुण पत्र आया था। दादी भी अपने परपोते को देखने के लिए तरस रही थी। तब मन मारकर जाना पड़ा था। चलने से 1 दिन पहले माँ जी चुपचाप मेरे कमरे में आई। एक जोड़ी जड़ाऊ कंगन, एक जोड़ी सोने की छोटे कड़े और नोटों की एक गड्डी मुझे थमाते हुए बोली, इसी सौरभ के नाना नानी की ओर से समझना बहू, और सबको यही बताना। जैसे कपड़ों की इच्छा हो खरीद लेना। अपने माता पिता को कष्ट मत देना। 4 बाल बच्चों का साथ है उनका। एकदम रुलाई फूट पड़ी मुझे, तो बाहों में भरते हुए बोली, ऐसा ही करना पड़ता है बिटिया। औरत का जन्म ही इसलिए है। सारी उम्र ससुराल और पीहर की लाज ढकते ही बीतती है। कितना ठीक कहती हैं माँ जी। सचमुच सारी उम्र सिर्फ यही करते बीती है। इसलिए तो माँ के यहाँ आते हुए मन उमंग से भर उठने की बजाय भारी होने लगता है। दूर से विदिशा की बत्तियाँ टिमटिमाने लगी और मेरा मन भांगू भांगू करने लगा। स्टेशन पर किसी के आने की आशा तो नहीं थी। फिर भी ट्रेन के स्टेशन में प्रवेश करते ही मैंने बाहर झांकना शुरू किया। विद्या और तिलोत्तमा दूर से ही दिखाई दे गई। दोनों दौड़कर मुझसे लिपट गई। बाप रे, कितनी बड़ी लग रही थी दोनों। बाबू उसी अनुपात में बुढ़ा गए थे।
आप लोगों को खबर थी क्या मैं आऊँगी? मैंने उच्छ्वसित स्वर में पूछा। हाँ, सुबह ही तार मिल गया था। और सुषमा क्यों नहीं आई मुझे लेने? मैंने तांगे में बैठते हुए पूछा। वह निम्मो के पास है, बाबू ने बताया। क्यों? वहीं पड़ेगी अब? गुड्डू भी छोटा है और जीजाजी अक्सर टूर पर रहते हैं, इसलिए छोटी दी उसे ले गई है, विद्या ने बताया। घर पहुंचकर भी मन प्रसन्न न हो सका। माँ पहले से भी अधिक थकी हुई उदास लगी। मकान पहले से भी अधिक जर्जर हो गया था। निम्मो की शादी, दादी का श्राद्ध उसे भीतर बाहर से चरमरा गया था। यह स्पष्ट था। शादी का कमरा और उससे लगे हम लोगों का कमरा किराए पर उठा दिया गया था। अब घर में उतने लोग भी नहीं हैं और इन लोगों से थोड़ी रौनक भी बनी रहती है। माँ ने एक कमज़ोर सी दलील दी, पर मैं समझ गई कि असली रौनक हर महीने मिलने वाले किराए से है, न कि किराएदारों से। उस छोटी जगह में अजनबी लोगों के बीच मेरा तो दम घुटने लगा। सबसे ज़्यादा शोभ तो इस बात पर हुआ कि उन लोगों को आज 6 महीने ही हो गए थे, पर किसी ने मुझे खबर तक नहीं की। पिछले 3 महीनों से सुषमा निरुपमा के पास है, पर उसका भी उल्लेख किसी पत्र में नहीं था। अपने ही लोगों से कैसे कट गई हूँ मैं। रात माँ देर तक मेरे पास बैठी रही और दीदी के घर के विषय में बताती रही। उन्हीं से पता चला कि ताऊ जी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन पिछली सर्दियों में हुआ है। निखिल ने एमटेक करने के बाद अपना वर्कशॉप डाल दिया है। उसके लिए ऊपर की मंजिल पर आधुनिक सज्जा वाले 4 कमरे बनाए गए हैं। फिर दीदी के बारे में बताती रही, उनकी नौकरी, सादगी, उनकी व्यवहार कुशलता। फिर भावी वर्ग के बारे में बताने लगी, वही जो पत्र में लिखा था। मैं चुपचाप सुनती रही। अरे नहीं, बहुत प्यारी लड़की है वह, माँ ने स्नेह विगलित कंठ से कहा। माँ के आश्वासन के बावजूद रात देर तक जागती रही, भावी मुलाकात के लिए हिम्मत जुटा रही। शादी के बाद दीदी से कभी भेंट ही नहीं हुई थी। निम्मो की शादी के समय वह नेपाल गई हुई थी। उससे पहले हाँ, याद आया, सौरभ को लेकर पहली बार आई थी, तब उन्हें देखा था। उस बार भी बड़ी अनिच्छा से विदिशा आई थी। माँ और दीदी का तगाजा था और मुझे भी उन सबसे मिलने का मोह तो था ही। 8-10 दिन में ही ऊब गई मैं। और इस बीच एक दिन दादी ने बिना किसी से कुछ कहे गीतों का आयोजन कर डाला। लेकिन तब भी यह नहीं सोचा था कि दादी ताऊ जी के यहाँ भी निमंत्रण भेज देंगे। इसलिए तो जब आंगन में इतनी औरतों के बीच दीदी को आते देखा तो हम सब पत्थर होकर रह गए। अरे, आप लोग चुप क्यों हो गई? गाइए ना, उन्होंने कहा। उनका इतना गंभीर कंठ स्वर पहले कभी नहीं सुना था। हमेशा झरने की तरह खिलखिलाती रहती। मैं कहती भी, दीदी ससुराल में कैसे निभोगी तुम? रोज सास की डांट खाओगी। नीता, तुम नहीं गाओगी? मौसी को तो जरूर गाना पड़ता है, किसी ने कहा। दीदी ने एक बार सबकी ओर देखा, फिर हारमोनियम खींचकर अपना प्रिय कुमार का पद छेड़ दिया। गाने के बाद उन्होंने सौरभ के हाथों में 21 रुपए और एक सूट रखा, उसे चूमा और माँ से विदा लेकर उसी शांत भाव से लौट गई। गीत फिर नहीं जमे, बेसुरे ही लगते रहे। रात कितनी देर तक उनका गाया गीत मेरे कानों में गूंजता रहा, खासकर उनकी अंतिम पंक्ति, धन्य जशोमती धन्य शरीर। सच, जैसे सौरभ को जन्म देकर यह शरीर धन्य हो गया, सार्थक हो गया। कैसा लगा होगा दीदी को यह गाते हुए? कैसा लगा होगा सौरभ को देखकर? मुझे आश्चर्य हो रहा था, यहाँ आने का साहस कैसे जुटा लिया उन्होंने। वैसे अच्छा ही हुआ जो भीड़ के बीच में ही हम मिले। अकेले में मिलने से दोनों को ही असुविधा होती। एक लंबा सा मौन
हम लोगों के बीच बिछा रहता। वैसे बात तो आज भी उन्होंने मुझसे नहीं की। उन्होंने सुषमा को प्यार किया, निम्मो से कॉलेज की हालचाल पूछी, दादी के स्वास्थ्य के विषय में चिंता प्रकट की। क्या दीदी अंदर ही अंदर मेरे सुख से जलती हैं? और अगर जलती भी हैं तो गलत क्या है? लेकिन ईर्ष्या करने लायक सुख क्या सचमुच मुझे मिला है? बड़ा सा घर, ढेर से कपड़े, गहने, विद्वान पति, चांद सा बेटा, क्या यही सुख के मापदंड होते हैं? नहीं तो फिर मुझे और क्या चाहिए? सचमुच क्या चाहिए मुझे? इतने सालों बाद यूं अकेले ताऊजी के यहाँ जाना बड़ा अजीब सा लग रहा था। विद्या के साथ आना चाह भी था, पर मैंने ही मना कर दिया। अपमान अगर होता है तो मैं अकेले ही झेलूंगी, किसी को साथ में कष्ट क्यों दूं? दरवाज़ा खोलने वाला नौकर शायद नया था, मुझे ड्राइंग रूम में बैठाकर चला गया। मैं भी किसी अजनबी की तरह वहाँ बैठी हुई तस्वीरें देखती रही। दीदी के आते ही किसी अपरिचित अतिथि की तरह उठ खड़ी हुई। वह क्षण भर तो मुझे विस्मित दृष्टि से देखती रही, फिर बोल उठी, अरे अनुपमा, तुम हो? फिर बाहर क्यों बैठी रही? अंदर आ जाओ ना। मैं उनके पीछे पीछे भीतर चली आई। कौन है? भीतर वाले बरामदे में आराम कुर्सी पर लेटे ताऊजी ने प्रश्न किया। इन बीच के वर्षों में वे कितने बदल गए थे, और दीदी भी। अनुपमा आई है, दीदी ने बताया। मैंने पास जाकर ताऊजी के चरण छुए। उन्होंने स्नेह से मेरी पीठ थपथपाई, मेरे सिर पर हाथ फेरा। बहुत दिनों बाद अन्नू आई है, अच्छी तो हो ना? ताऊजी के मुंह से अन्नू सुनकर भान हुआ कि दीदी तब से बराबर मुझे अनुपमा कही जा रही है। ये इतना लंबा नाम ससुराल में चलता रहा है, इसलिए मुझे दीदी के मुंह से अजीब नहीं लगा था। ताऊजी के पास बैठकर हम लोगों ने चाय पी। फिर दीदी मुझे अपने कमरे में लेकर चली आई। खिड़कियों के पर्दे सरकाकर उन्होंने कमरे में प्रकाश किया और पलंग पर बैठते हुए बोली, और सुनाओ अनुपमा, क्या हाल चाल है? अगर आपको बार बार अनुपमा ही कहना है तो चलिए ड्राइंग रूम में ही बैठते हैं। मेरी इस रोषपूर्ण उक्ति पर वे हंस दी, एक सरल, शांत, स्निग्ध हंसी। बहुत दिन हो गए हैं ना, याद ही नहीं रहता किसको क्या पुकारती थी मैं। अच्छा बताओ, अभी कैसे आई हो? विधोतमा की शादी वादी हो रही है क्या? नहीं, फिलहाल तो आपकी शादी के लिए आई हूँ। बधाई देने के लिए इतनी धूप में दौड़ी चली आई, पर आपने आते ही सारा मूड खराब कर दिया। पुरानी अनु जैसे मुझ पर चढ़ बैठी थी। दीदी ने कहा, बधाई किस बात की? शादी की? अरे एक बार हो तो जाने दो, तब तक के लिए बधाइयाँ मुलतवी रखो। दीदी, क्या आप कभी मुझे माफ़ करेंगी? वे फिर हंसी, वही सरल स्निग्ध हंसी। एक लंबा सा मौन हम दोनों के बीच खिंच गया। दीदी ही शायद इसे सह नहीं पाई, उठते हुए बोली, लाओ तुम्हें वर महोदय की तस्वीर तो दिखा दें। बहुत बड़े आदमी है ना ये, माँ बता रही थी। मैंने फ़ोटो से झांकते गंभीर चेहरे को देखते हुए कृत्रिम उत्साह के साथ कहा, हाँ बड़े तो है ही इज़ रनिंग 43। प्लीज़ दीदी। वे फिर हंसी, हाँ उस लिहाज से भी बड़े हैं। अपने इलाके के सबसे प्रसिद्ध प्रैक्टिशनर हैं। प्रैक्टिस तो खैर ज़ोरदार है ही, इसके अलावा मकान है, दुकान है, बाग है, बगीचे हैं। और चाची ने बताया ही होगा 2 लड़के भी हैं हाई स्कूल में पढ़ने वाले। वर्णन सुनकर एक झुरझुरी सी हो आई। दीदी की तीक्ष्ण आंखों ने मेरी प्रतिक्रिया भांप ली। बोली, तुम्हें अच्छा नहीं लगा शायद, लेकिन इसमें आश्चर्य की क्या बात है? समय रहते शादी हो जाती तो मेरे भी बच्चे होते कि नहीं। निखिल की बहू के रिश्ते में है ना? मैंने बात बदलने के लिए कहा। हाँ उसके मामा हैं,
ये तो बड़ा उटपटांग रिश्ता हो जाएगा। सीधा सरल तो इस ज़िंदगी में कुछ हुआ ही नहीं, क्या करें। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। आपको यह कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।